Hello friends, welcome to my new videos. So friends, in these videos we are going to discuss 66 BPSC PT mock test 1. Okay, एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल में। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियोस में हम लोग करने जा रहे हैं 66 बीपीएससी पीटी मॉक टेस्ट सीरीज पार्ट 1। एंड सबसे पहले मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, हम लोग कवर करेंगे इस वीडियोस में टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 3 बनाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, आप लोगों के लिए क्या निर्देश है इसको देख लेते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में भी ये चीज फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ पे भी मैं आप लोग को इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग उसके हैबिचुअल हो जाए। ठीक, सो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है आपके पास कितना है, 2 आवर्स। यू हैव ओनली 2 आवर्स। एंड मैक्सिमम मार्क्स इज फ्रेंड 150 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क कितना है, अधिकतम अंक आपका 150 है। ठीक, और दोस्तों, इस टेस्ट बुकलेट में आपको 150 आइटम्स, दैट मीन्स कि आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा। और सभी क्वेश्चन का जो मार्क्स है, दैट मीन्स कि ऑल आइटम्स कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, एंड इसमें कोई आपका पेनल्टी नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। दैट मीन्स कि यू कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इन बीपीएससी प्रीलिम्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उससे पहले मैं ये करता हूं कि अभी जो मैंने ड्रॉ किया है उस सभी को क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो ये सारे चीजें जो है हिंदी में भी निर्देश मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है आपको वहां पे कुछ नॉमिनल रुपीस दे करके परचेस करना पड़ेगा। ठीक, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा यहाँ पे पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो है आप लोग के सामने, ये क्या कहता है कि which of the following countries, which of the following countries are not the part of साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है? क्या है? नहीं है। So friends, whenever you will attempt question, okay, please read question carefully. जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है साप्टा, आप लोग सोचेंगे कि अच्छा अच्छा क्या पूछ रहा है, सार्क पूछ रहा है, चलो आंसर लगाते हैं, सार्क में तो इतने मेंबर्स होते हैं, ये होता है, ये होता है। नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, साप्टा पूछ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड मालदीव, फोर्थ म्यांमार, फिफ्थ नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका म्यांमार। म्यांमार जो है वो साप्टा का मेंबर्स नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये साप्टा जो है ये है क्या। तो दोस्तों, ये साप्टा है कुछ नहीं, जो हमारा सार्क है ना, सार्क में अभी 8 मेंबर्स, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। अच्छा, लास्ट समिट कहाँ पे हुआ था, प्लीज कमेंट करिएगा। तो इसमें से 7 मेंबर मिल करके साप्टा का निर्माण करते हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एफटीए क्या होता है, दैट मींस की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पीटीए क्या होता है, सेपा क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वो है क्या। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिक्लेयर प्लैनेटरी इमरजेंसी। ओके, सो निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रहों की आपात स्थिति घोषित किया है? प्लैनेटरी मतलब कि जो हमारा प्लैनेट्स होते हैं वैसे इमरजेंसी। तो इसका आंसर इसमें
हाईलाइट हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, तो आंसर इसका जो है दोस्तों वो है आपका डी है आंसर। मैं आप लोग को यहाँ पे पॉइंट भी कर दूं, इसका आंसर क्या है? डी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी मैं बहुत सारे फैक्ट में आप लोग को बता सकता हूँ कि जो प्लानिटरी इमरजेंसी बांग्लादेश लागू करने वाला पहला देश हो गया है, ठीक है। और भी कुछ अगर मैं एक्स्ट्रा लर्निंग में बताऊं तो कुछ कंट्री है जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, देन पुर्तगाल, अर्जेंटीना, जो अपने आप में क्लाइमेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक। और दोस्तों बांग्लादेश पहला कंट्री है जो अपने वहां के सारे नदियों को उसने एक लीगल स्टेटस दिया हुआ है, ह्यूमन के जैसे, मानव के जैसे। ये ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ ओके जिलब्राल्टर, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये आपका हिंदी में ये दिखाई दे रहा है कि जिलब्राल्टर, दैट मीन्स कि गिलब्राल्टर भी हम लोग कहते हैं, कि धारा किसके बीच में है? स्पेन एंड मोरक्को, ठीक। इंडिया एंड पाकिस्तान, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, अमेरिका एंड कनाडा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि ओके जिलब्राल्टर का जो आपका एक स्टेट है, ठीक, जो जलधारा है वो किसके बीच है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, आप लोगों में से बहुत सारे तुरंत इसका आंसर लगा देंगे, लेकिन वो गलती जरूर करेंगे। जब मैं ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया भी था तो बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत किया था। इसका आंसर है ई। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि इसका आंसर क्या है दोस्तों? ई है, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो स्ट्रेट होता है वो होता क्या है। तो एक स्ट्रेट इज नेचुरली फॉर्म्ड नैरो, टिपिकली नेविगेबल वाटरवे that connects two larger bodies of water, and most commonly it is a channel of water that lies between two land and masses. Okay, स्ट्रेट को अगर हम हिंदी में अगर देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं, इसे जलमड्रू मध्य भी कहते हैं। तो जलमड्रू मध्य एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण, आमतौर पर नौगम्य जल मार्ग है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। और आमतौर पर यह पानी का एक चैनल होता है। चैनल मीन्स जोड़ने वाला रास्ता होता है। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ऐसे अगर चैनल मान लीजिए, जोड़ने वाला रास्ता होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं ये भी बता दूं कि इटली, जो कि न्यूज में भी था अभी, ठीक है, वो आपका पुर्तगाल अब जो फ्रांस के साथ बाउंड्री टच करता है, इसी ऐसे एक स्ट्रेट के माध्यम से बाउंड्री वो आपका क्या करता है, शेयर करता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, अमेरिका एंड कनाडा दोनों होगा। इसीलिए इसका सॉरी स्पेन एंड मोरक्को, और मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ई होगा इसका आंसर। आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। सो नाउ हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। व्हाट? फाइंड द इनकरेक्ट मैच, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों क्या है। एक साइड आपका कंट्री दिया हुआ है, एक साइड आपका हेड ऑफ द स्टेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है आपका कंट्री है, ये आपका हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। पहला आपका कंट्री में स्पेन दिया हुआ है, देन दोस्तों उसके बाद इंडोनेशिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है और ईरान दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सभी को हम लोग को क्या करना है? मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। और इधर आपका नाम दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इसमें से आपका पूछ रहा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा है जो गलत मिला हुआ है। तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों ए। क्या होगा इसका आंसर जो है वो है आपका ए, कि ये जो है आपका गलत मैच है, ये वाला जो है आपका गलत मैच है, ठीक। तो देखते हैं। सबसे पहले स्पेन के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं, ध्यान में आपको डिटेल और आंसर बताता हूँ। स्पेन की राजधानी कैपिटल जो है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन? मैड्रिड। ओके, एंड द किंगडम ऑफ स्पेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की and in which executive decisions are made by the government. Okay, and head of the state, the Spanish monarch, currently King Felipe VI, is the head of the state and the commander in chief of the armed force. Okay, and prime minister is friend Pedro Sanchez. Pedro Sanchez. So Pedro Sanchez is prime minister, not the head of the state of you can say ki Spain. So who is the head of the state? I have told you
कि किंग फेलिपे 6 you will have to keep in mind. So answer is A. Okay, so let's see the next question and the friends next question is, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं ऐसे ही आगे बढ़ते चलूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने, वर्ल्ड, ओके, ऐसे भी कहते हैं ना कि वर्ल्ड चैगर्स डे, दैट मीन्स कि विश्व चैगर्स दिवस पहली बार मनाया गया, जो किससे संबंधित है। वर्ल्ड चैगर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम and it is related to, so you'll have to keep in mind. So let's see, first sports, second is freedom, liberty and equality, and third is grass conservation, and fourth is friend neglected disease, and E is friend none of the above, more than one of the above. Okay, more than one of the above. So let's see the answer is friend D, neglected disease. What? Neglected disease. You will have to keep in mind, neglected disease is the answer. Okay, so देखते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, डिजीज है, जिसे अमेरिका में किसी और नाम से भी बोला जाता है। जो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड चैगर्स डे पहली बार जो मनाया गया है वो आपका किससे संबंधित है, उपेक्षित बीमारी से, दैट मीन्स की निगलेक्टेड डिजीज से संबंधित है। और ये दोस्तों हर एक साल कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसे देखते हैं। एज पर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, व्हाट इज द बिहार रैंकिंग। ओके, एज पर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार। लेट्स सी द क्वेश्चन इन हिंदी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हिंदी में भी देखते हैं। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार बिहार की रैंकिंग क्या है। सो सेकंड, then B last, C second, and D is fifth, and E none of the above, more than one of the above. That means A is second last. So what is the answer? Answer is friend A, second last is the answer. Okay, you will have to keep in mind. This is very very important. Okay, so I have told you ki what is the rank of Bihar. Okay, so rank of Bihar is second last, and the last rank is friend Jharkhand. Okay, so Jharkhand is the last, so you will have to keep in mind. So now let's see the next question, and the next question is friend, just a minute. Okay, so next question is friend, as per the recently released Healthy States Progressive India, what is Bihar ranking in the larger state। That means कि हाल ही में जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील, हाल ही में जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत के अनुसार बड़े राज्य में बिहार की रैंकिंग क्या है। बिहार की रैंकिंग क्या है, ये ध्यान में आपको बता रखना है या आंसर बताना है। सो ए फर्स्ट पहला, बी सेकंड दूसरा, सी लास्ट अंतिम, डी सेकंड लास्ट, ओके द्वितीय अंतिम, and E none of the above, more than one of the above. So what is the answer is friend, you'll have to keep in mind, answer is second last. What is the answer? Answer is second last. Okay, and this type of question is too much important, and you will have to keep in mind this type of question because BPSC used to ask this type of question. Okay, so now let's see the details related to this question. And friends, UP has last rank and Bihar second last. This is too much important. Okay, so now let's see the next question, and the next question is friend, which of the following state has become the first state to have water policy। A आंध्र प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी मिजोरम, ई नन ऑफ द अबव। दैट मींस कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल नीति रखने वाला पहला राज्य बन गया है। ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, ओके, एंड डी इज फ्रेंड मिजोरम, एंड ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर जो है दोस्तों वो है आपका मिजोरम। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज मिजोरम। ओके, एंड फ्रेंड्स just a minute, answer should be E, Meghalaya. Answer should be E, Meghalaya. Meghalaya is the first state. Yeah, so Meghalaya becomes the first state to have water policy, and the policy intends to achieve sustainable development, management and use of water
रिसोर्सेज विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक, मेघालय पहला आपका राज्य बन गया है जिसका अपना जल नीति है। सो नॉट मिजोरम, आंसर शुड बी ई। व्हाट इज द आंसर? आंसर शुड बी ई। ओके, सो यू विल हैव टू keep in mind, this is important question, maybe UPSC or BPSC, okay, ask this question. So now let's see the next question. Which of the following state is going to become the first state in country to measure gross environment, okay, environment product? सकल पर्यावरण उत्पाद को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? सो फर्स्ट इज फ्रेंड ए मिजोरम, ओके, and B is friend Kerala, and C is Tamil Nadu, and D is friend Uttarakhand, okay, and E is none of the above, more than one of the above. So answer is friend D, Uttarakhand. You will have to keep in mind. So सकल पर्यावरण उत्पाद को मापने के लिए जो उत्तराखंड है वो पहला आपका क्या हो चुका है, पहला राज्य बन चुका है। ठीक, सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड दैट हैज अनाउंस ऑफ फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल? कौन सा देश जो है दुनिया में पहला बन गया है, कौन सा देश जो है दुनिया में पहला बन गया है जिसने सभी के लिए एक मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की घोषणा की है? सो अगर हम देखें तो ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी लक्समबर्ग एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द आंसर फ्रेंड? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका डी लक्समबर्ग। आंसर क्या है? डी लक्समबर्ग। एंड स्कैंडिनेवियन कंट्री अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which country's parliament recently passed a resolution that allow its president to be in the office till 2036? किस देश की संसद ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है, जो 2036 तक राष्ट्रपति पद पर रहने की अनुमति देता है? ए पाकिस्तान, बी उत्तर कोरिया, सी रूस, डी चाइना एंड ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसका आंसर है सी रसिया। और ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 11th का मतलब दैट मींस के 11 नंबर पे आपको दो क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11th नंबर का ही। तो क्या है? हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस which is in modern Bihar? A चितरंजन दास, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी गुरशरण सिन्हा एंड डी श्री रघुनाथ नरसिन्हा, ओके, मुढोलकर एंड ई नन ऑफ द अबव। तो इसके हिंदी के क्वेश्चन दैट मींस कि अगर मैं आप लोग प्रश्न हिंदी में बताऊं तो जिन्होंने बिहार, आधुनिक बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की जो अध्यक्षता की थी, तो उनका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका सी गुरुशरण सिन्हा। इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुशरण सिन्हा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट है, दैट मींस इंपोर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? किसान सभा वाज फॉर्म्ड एट, ओके, मोंगरियर इन 1923। किसान सभा का संगठन मुंगेर में किया गया था 1923 ईस्वी में। इस संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? किसान सभा वाज फॉर्म्ड एट मुंगेर इन 1923। हु वाज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? ए स्वामी सहजानंद एंड श्री कृष्ण सिन्हा, ओके, देन बी कृष्ण सिंह एंड अब्दुल बारी, सी शाह मोहम्मद जुबेर एंड श्री कृष्ण सिंह, एंड डी राजेंद्र प्रसाद एंड शाह मोहम्मद जुबेर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर होना चाहिए सी शाह मोहम्मद जुबेर एंड श्री कृष्ण सिंह। ये अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, हुंकार वाज अ हिंदी वीकली मैगजीन इन बिहार, हु पब्लिश इट? अगर हिंदी में अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें कि हुंकार बिहार में एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे किसने प्रकाशित किया था? तो ए पंडित यमुना काजी और राहुल संकृत्यान, बी राजेंद्र प्रसाद और मजहूर उल हक, एंड सी सच्चिदानंद सिन्हा और अब्दुल बारी, डी श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद यूनिस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो अपने आप में आंसर है इसका पंडित यमुना
काजी और राहुल सांकृत्यान, ये ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार हैज अचीव द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया इन द लास्ट 3 ईयर, अरेंज द मेजर ड्राइवर और बिहार इकोनॉमी इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में मैं आप लोग को प्रश्न बताऊं दोस्तों, तो हिंदी का जो प्रश्न इस प्रकार है कि बिहार ने पिछले 3 वर्षों में भारत में सबसे अधिक विकास दर हासिल की है। इसे आरोही क्रम में बिहार इकोनॉमी के प्रमुख चालक की व्यवस्था करें। दैट मीन्स कि कौन कौन से कारण रहा है जिस वजह से हमारा बिहार जो है वो डेवलप हुआ है, उसको आप लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको सजाना है या लगाना है। तो दोस्तों इसके सीधे मैं आंसर की बात करूं आप लोगों के सामने, तो इसका आंसर होगा जो बी 4-3-1-5-2। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विस, देन उसके बाद जो है दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट बिहार में हुआ है खूब, उसके बाद ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज, देन उसके बाद अदर सर्विसेज एंड उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। दैट मीन कि 7 मुख्यमंत्री का जो निश्चय है, 7 निश्चय योजना, इसमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने, तो पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा है आपका शौचालय निर्माण घर का सम्मान, तीसरा है दोस्तों अवसर बढ़े आगे पढ़े, चौथा है हर घर बिजली लगातार, पांचवा है दोस्तों महिला विश्वास बिहार का विकास। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा आने वाले समय में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें आंसर, तो इसमें से 2-3 जो है डी, पांचवा जो है ये आपका इसका पार्ट नहीं है। दैट मीन्स की महिला विश्वास बिहार का विकास, ये इसका पार्ट नहीं है। तो 7 निश्चय कौन कौन सा है, जरा मैं आप लोग को फटाफट क्विकली अगर बताने की कोशिश करूं, तो सबसे पहला है दोस्तों आर्थिक हल युवाओं को बल। क्या है, आर्थिक हल युवाओं को बल। अगर उसके बाद दूसरे अगर मैं आप लोग को बताऊं, तो दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा है हर घर नल का जल। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं घर तक पक्की गली, छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, सातवां दोस्तों अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, ये 7 निश्चय है, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए, मेंस के लिए भी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के सामने, जस्ट अ मिनट, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिशिएटेड। ओके, क्या पूछ रहा है, कैन बी इनिशिएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग। आप लोग को ये चीजें थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा अभी। वैसे क्या क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किसके बीच केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, कहां पे किया जा सकता है। ए ओनली लोकसभा, बी ओनली राज्यसभा, सी इधर लोकसभा और राज्यसभा, डी ओनली लोकसभा विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एंड ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए ओनली लोकसभा। ऐसे क्यों होगा, चलिए मैं थोड़ा डिटेल में आप लोग को समझाता हूं। अगर हम देखें तो लोकसभा के लिए ही चुनाव होता है जिसमें डायरेक्ट पब्लिक क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। राज्यसभा के लिए इनडायरेक्टली होता है ना। और लोकसभा से क्या होता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कहां से होता है, लोकसभा से ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहीं से क्या होता है, सरकार का निर्माण भी होता है, वही चीजें जो मैंने बताया। और यही प्रधानमंत्री भी ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी का नेता प्रधानमंत्री भी बनता है ना। और लोकसभा में जो सरकार है वो आपका किसके प्रति जिम्मेदार होता है, लोकसभा के प्रति। और उसके बाद अगर हम देखें कि इंडिविजुअली, तो प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक, ये चीज सब तो ध्यान में रखना है। तो जहां से सरकार बनेगा वहीं से ना आपका क्या आएगा, अविश्वास प्रस्ताव। दैट मीन्स की नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कहां आएगा, आपका लोकसभा में। और नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलवेज किसके द्वारा लाया जाता है, ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर मैंने आप लोग को बता ही दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए डोगरी, बी मैथिली, सी संथाली, डी मणिपुरी, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव।
तो दोस्तों इसके आंसर अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा है? ए डोगरी, बी मैथिली, सी संथाली, डी मणिपुरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ई, क्योंकि डोगरी भी है, मैथिली भी है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपका 22 लैंग्वेज है, ठीक। और ये शेड्यूल 8 है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसमें असामीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी, उसके बाद कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। तो आप लोग बताओ कि जो मैथिली है वो कब जुड़ा, डोगरी जो है कब जुड़ा, संथाली कब जुड़ा? अगर आप लोग को पता है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से ईयर में जुड़ा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चूज द स्कीम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एज प्रिवेंट इन द विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? ए यूएसए। अगर मैं हिंदी में आप लोग को चलिए प्रश्न बताता हूं, तो हिंदी में भी बता देता हूं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत के महासंघ की योजना को चुना, जो कौन से देशों से प्रचलित है, कौन से देशों में प्रचलित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर दोस्तों जो होगा वो है आपका ब्रिटेन, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अमेरिका से क्या लिया गया है कमेंट करके बताइए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो कमेंट करिए कि पॉलिटी के ऊपर सीरीज बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आप लोग के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? इसमें से कौन सा जो है, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है, राज्य के मुख्य सचिव, उसका कार्य नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। तो पहला, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द होल सेक्रेटेरिएट, बिल्कुल सही, ये होगा। टू एडवाइज द चीफ मिनिस्टर ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, जरूर होगा। सी, टू एक्ट एज स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल होगा। डी, टू रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्टर, गलत, राज्य के सचिव का यूनियन मिनिस्टर को क्यों करने का जरूरत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। डी जो है इसका गलत आंसर होगा, यानी गलत स्टेटमेंट है, इसका आंसर हो गया डी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने वो है कि वाया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वाज इंसर्टेड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदी में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द डाला गया? ए 38, बी 73, सी 44, डी 74 एंड ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ई नन ऑफ द अबव। ऐसा क्यों, चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि एसएसआई वर्ड जो है वो आपका 42nd अमेंडमेंट से डाला गया था। किससे डाला गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया गया था। 73 आपको पता होगा पंचायती राज, 44th अमेंडमेंट भी आपको पता होना चाहिए, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि 1976 में कुछ डिसीजन लिया गया, उसको पलटा गया था 44th अमेंडमेंट में मोरारजी देसाई के द्वारा। और उसके बाद दोस्तों 74th आपको पता होना चाहिए मुंशी पार्टी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ये अभी अंडरलाइन के सबको क्या करते हैं, क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। Who make the electoral college for election of vice president of India? That means भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो सिर्फ डायरेक्ट में अगर आप लोग को आंसर बताऊं तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा क्यों, चलिए मैं आप लोग को थोड़ा समझाता हूं डिटेल में, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ओके, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट दैट मींस कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक प्रणाली, जिसमें आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, राज्यसभा लोकसभा का, लेकिन नॉमिनेटेड को हटा करके, ठीक है। प्लस जो एमएलए होते हैं, ठीक है, और एमएलए में भी जो नॉमिनेटेड होता है उसको हटा करके, तो इनसे बनता है क्या आपका इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए से बनता है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे पूछ रहा है आपका इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों आपका एमपी आता है। एमपी का मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी राज्यसभा में 245 है, वो पूरे आ जाएंगे,
प्लस अगर हम लोकसभा की बात करें तो 545 है, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को मिल करके आपका बनता है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। दैट मींस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की अगर बात करूं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर को 1946, सेकंड 11 को, थर्ड 13 दिसंबर को, ठीक है। ये तीनों मीटिंग भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने लोग के सामने, फटाफट इसको कवर करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी डिसमिस फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, मतलब कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें अपने ऑफिस से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि ये अपॉइंट भी होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ही ये अपॉइंट भी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है और गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को पता हो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं पता तो भी बताइए, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड ईवीएम मशीन कैन सपोर्ट इज, मतलब कि ईवीएम मशीन का जो समर्थन करने की क्षमता है कितने उम्मीदवारों तक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर इसकी मैं आप लोग को बताऊं, इसका आंसर है दोस्तों बी 64, कितना है 64, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज इस्टैब्लिश। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशू इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। दैट मींस की हेबियस कॉर्पस रिट होता है, आपको पता होना चाहिए 5 प्रकार का रिट होता है ना, हेबियस कॉर्पस है, ओके, मैंडामस, देन सर्ट्यूररी, ये सारे जो है 5 प्रकार के, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये सब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो पूछा जाता है हेबियस कॉर्पस कब जारी किया जा सकता है। तो डायरेक्ट अगर मैं आप लोग को आंसर बताऊं कि हेबियस कॉर्पस जो है वो कब जारी होता है दोस्तों, कि इसमें से बहुत सारे परिस्थितियों में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊं कि हेबियस कॉर्पस जो है जब कोई पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर नहीं लाया जाता है, तभी जो है आपका हेबियस कॉर्पस लागू हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा, मैंने आप लोग को बताया, इसका आंसर ई होगा, ठीक है। तो आंसर भी मैंने आप लोग को बता ही दिया है। उसके बाद ये भी एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी मैंने बताया कि अगर किसी को डिटेन किया गया और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया तो हेबियस कॉर्पस आ सकता है। जब किसी पर्सन को बिना किसी कानून का उल्लंघन का गिरफ्तार कर लिया जाए तब भी से लागू किया जा सकता है हेबियस कॉर्पस। का मतलब क्या होता है, बॉडी को न्यायालय के सामने लाओ, ठीक है। जब पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी लॉ के द्वारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए भी हेबियस कॉर्पस जारी हो सकता है, ठीक। अगर किसी को बिना हार्म किए हुए कोई पर्सन है उसे डिटेन कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ये भी क्या कर सकता है, हेबियस कॉर्पस लागू करवा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस राजमन्नार कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। दैट मींस की राजमन्नार कमिटी जो है वो किस लिए बना था। तो राजमन्नार कमिटी जो है दोस्तों वो आपका सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन के ऊपर बना था, ठीक है। सेंट्रल स्टेट के वित्तीय जो संबंध है उसके ऊपर ये बना था। आपका कब बना था, ये तमिलनाडु में डीएमके का गवर्नमेंट था, उसके द्वारा 2 सितंबर 1969 को बनाया गया था। इसके चेयरमैन जो थे पीवी राजमन्नार थे, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट द बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच करों की
आय के वितरण या आय के बंटवारा का आधार बनाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? सी, फाइनेंस कमीशन। एंड आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो आर्टिकल है वो है आपका 280। और हर एक 5 साल के बाद जो है, हर एक 5 साल के अंदर भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन को क्या करते हैं? स्टैब्लिश करते हैं। और अभी जो है आपका 15th फाइनेंस कमीशन भी सेटअप हो चुका है, इसके रिकमेंडेशन भी है आ चुके हैं। एनके सिंह जो है इसके चेयरमैन है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टेट्स आर द ओके पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसमें से कितने जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल उत्तर पूर्वी परिषद में कितने राज्य जो हैं मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा इसका आंसर, अगर मैं आप लोग को सिंपल क्या डायरेक्ट आंसर बताऊं तो इसका आंसर है दोस्तों डी, 8 जो है इसके अंदर मेंबर्स हैं। कौन कौन है इसके अंदर? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, और 2002 में सिक्किम जो है इसका 8वां मेंबर बना था। कब बना था? 2002 में जो सिक्किम है इसका 8वां मेंबर बना है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी व्हाट डू वी कॉल अ रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर? रूल ऑफ ओके what do we call a rule of legislative procedure under which a further debate on a motion can be stopped? हिंदी में बात करूं कि संसदीय शब्दावली के संदर्भ में, ठीक है, विधायी प्रक्रिया के एक नियम को क्या कहते हैं जिसके तहत एक प्रस्ताव पर आगे की बहस को रोका जा सकता है? तो इसकी डायरेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका आंसर है वो है आपका क्लोजर। क्या है इसका आंसर? क्लोजर है इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया अब आप लोग के सामने। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि मिनांडर जो प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था वो अपने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? मिनांडर फर्स्ट द फेमस इंडो ग्रीक रूलर सेट अप हिज कैपिटल एट विच प्लेस? इसका आंसर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट आंसर इसका सियालकोट। इसका आंसर क्या होगा? सियालकोट होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, तो जस्ट अ मिनट, विच अमंग द फ्लोइंग इज एन एक्सटेंट शाखा ऑफ द ऋग्वेद संहिता? निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद संहिता का एक विलक्षण शाखा है? ठीक है, डायरेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो इसका होगा सकाला। सकाल भी कहते हैं, सकाला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सकाल। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के सामने दोस्तों, who among the following laid down for punishment for a person becoming mendicant without making adequate provision for dependent wife and children? हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से कौन निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना एक व्यक्ति के लिए दंडित होने की सजा के लिए निर्धारित है? ये किसने कहा था कि अगर कोई बिना किसी प्रावधान के अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ता तो उसे दंड देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, कौटिल्य। क्या होगा इसका आंसर? सी, कौटिल्य। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द महासमिका या महासंघिका या समिका स्कूल एरोज एट विच अमंग द फ्लोइंग प्लेसेस? महासमिका स्कूल निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्पन्न हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर है दोस्तों वैशाली। क्या है इसका आंसर? वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के सामने, द रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज एडॉप्टेड द देवपुत्र? इसमें से कौन से वंश के शासक जो है देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? ठीक है, देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो होगा आपका कुषाण। क्या होगा इसका आंसर? कुषाण होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने, rulers of which of the following dynasty maintain diplomatic relation with distant countries such as Syria in the west? A Maurya, B Gupta, C Pallav, D Chola। दैट मीन्स की क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने पश्चिम में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा था? इसका आंसर है दोस्तों मौर्य। इसका आंसर क्या होगा? मौर्य है इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है सही रूप से नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे बुक का नाम दिया हुआ है, देख लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि ये किसके द्वारा लिखा गया, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नागनंदा जो है एक बेस्ट संस्कृत ड्रामा है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, उसके बाद जब हम लोग डी बोल रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ई, ये ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग विलेज वाज द साइट ऑफ द विक्रमशिला महावीर द रिनो एजुकेशनल सेंटर ऑफ पाला पीरियड। हिंदी में क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोग के सामने, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गांव विक्रमशिला महाविहार का स्थल था जो पाल काल का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। पाल काल का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अंतिचक। इसका आंसर क्या है, ए अंतिचक, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हु वाज चैरियट ऑफ बुद्धा। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए चन्ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डील्स इन द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। डील्स इन द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो इसका आंसर है दोस्तों सूत पिटक। इसका आंसर क्या है, सूत पिटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखते हैं, बाज बहादुर मालवा 100% करेक्ट, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात 100% करेक्ट, यूसुफ आदिल शाह ओके अहमदनगर गलत, यूसुफ आदिल शाह जो है ये आपका बीजापुर का, तो ये गलत हो जाएगा, कुतुब शाह गोलकोंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने, हु अमंग द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान एट दिल्ली व्हेन द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में सुल्तान निम्नलिखित में से कौन सा था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ अफजल खान द कमांडर ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर वाज अब्दुल्ला ओके भतारी। इसका आंसर है दोस्तों ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अब्दुल्ला भतारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। राज्य की कीमत पर हज का यात्रा का आयोजन करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो इसका आंसर है सी अकबर। इसका आंसर क्या है, सी अकबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर बैन ओके इन ग्रैबिंग कलमा ऑन क्वाइंस। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है, कहते हैं कि अकबर ने जो किया ठीक उसका उल्टा औरंगजेब ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398। दैट मींस कि दिल्ली सल्तनत के 1398 ईस्वी में तैमूर जब आक्रमण किया तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है महमूद शाह तुगलक। कौन था दोस्तों, महमूद शाह तुगलक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर टका एंड कॉपर जितल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। सिल्वर टका और कॉपर कॉइन्स जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। इसे अल्तुतमिश भी हम लोग कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, विच रूलर सेंट टू ऑफ हिज ब्रदर उलुग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड गुजरात। ठीक है, मतलब गुजरात को जीतने के लिए अपने दो भाइयों को किसने भेजा था, जिसका नाम उलुग खान और नुसरत खान था, दोनों भाइयों का नाम। तो दोस्तों इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड इन द कालिंजर फोर्ट सिचुएटेड इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। दैट मींस मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कालिंजर किले में निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है बी, शेरशाह सूरी। किसका, शेरशाह सूरी का। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इज आल्सो नोन टू बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ बीना। तो इसकी आंसर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
औरंगजेब। ठीक, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और प्लीज आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट हो आंसर से रिलेटेड वो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।